हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जिंदगी चल रही है, पटरी पर लौट चुकी है, लेकिन एक बार फिर से शक व शुबहात और खदशात लोगों में अब देखे जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चौथी लहर की आहट के तौर पर कोरोना के बढ़ते केसेस को देखा जा रहा है। हालांकि कई ऐसी चीजें हैं जिसका खास ख्याल रखने की हमें पहले से ही बात कही गई थी। अगर SOPs की बात करें तो ये तमाम चीजें हमारे लिए पुरानी हो गई हैं, लेकिन पुरानी होने के बावजूद भी अब लोग बोर भी हो चुके हैं, ऊब चुके हैं, लिहाजा वो मास्क और SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अब सख्ती भी इंतजामिया की तरफ से एक बार फिर से दिखाई जा रही। कई ऐसे मकामात हैं जहां पर एक बार फिर से अब सख्ती बढ़ती जा रही है और इस सख्ती को जुर्माने के तौर पर हासिल किया जा रहा है। यानी अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा, अगर तेलंगाना की बात करें तो यहां पर भी अब जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी तरीके से दिल्ली में भी अब DDA ने फैसला लेकर इस तरह के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो ये बात हो गई कोरोना की। तो कोरोना के बढ़ते केसेस की अगर हम बात करें, कई माह से हमने देखा था कि केसेस कम आ रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते पर नजर डालें तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज की अगर बात करेंगे तो 2000 से ज्यादा केसेस मंजर आम पर आ चुके हैं। दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में लगातार 3 दिन ऐसे हो चुके हैं कि 1000 से ज्यादा का यह आंकड़ा कोरोना का केस पार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें एक बार फिर से अलर्ट मोड में आने की जरूरत है। और अलर्ट मोड में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से ये भी राय जाहिर की गई है कि क्या ये चौथी लहर की शुरुआत तो नहीं। तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा कोरोना दौर में हमने देखा था नाजरीन कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की मिसालें पेश की थी। उसमें डॉक्टर्स भी थे, कोरोना वॉरियर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जिसमें से एक ताज़ा मिसाल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप जिन्हें देख पा रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर तानिया कक्कर। यानी डॉक्टर तानिया कक्कर भी थी एक ऐसे वक्त में जब मरीजों को छुआ नहीं जा रहा था, पेशेंट को छुआ नहीं जा रहा था। उस वक्त डॉक्टर तानिया कक्कर ने हामिला खवातीन जो थी उन्हें डिलीवरी उनकी करवाई है। इनकी तादाद कितनी थी, मैं चाहती हूं कि टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाएं जिसमें डॉक्टर तानिया कक्कर के वो इमेजेस भी दिख जाएंगे जो खिदमत उन्होंने कोरोना दौर में अंजाम दी थी, उस वक्त अंजाम दी थी। एक बार फिर से मैं बताऊं अपने नाज़रीन को कि जब कोई एक दूसरे को छूना नहीं चाहता था, फैमिली मेंबर अगर कोरोना इफेक्टेड था तो लोग उससे दूर हो जाते थे। ऐसे औकात में डॉक्टर्स ने ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है। ये डॉक्टर तानिया आपको PPE किट में नजर आ रही हैं। ये कोरोना के किस लहर की बात है, हम इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है कि कितनी डिलीवरी इन्होंने अंजाम दी और क्या उनके मन में था जो उनके कदम जो है पीछे नहीं छूटे, पीछे नहीं हटे। ये तमाम चीजें हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से डॉक्टर तानिया कक्कर, आपका इस्तकबाल, वेलकम हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट की, आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर तानिया कक्कर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी क्योंकि व्यूअर्स को हमने वो तस्वीरें तो आपकी दिखा दी हैं, आप PPE किट में आप पहनी हुई हैं और हम तक जो इंफॉर्मेशन मिल पाई है आपको लेकर वो यही, और साथ ही इमेजेस जो हमने देखे हैं उसमें ये कि आपने अब कोरोना दौर में जब अपने भी साथ छोड़ देते थे लोगों के, उस वक्त आपने हामला खवातीन का हाथ थामा, ना सिर्फ हाथ थामा बल्कि उनकी डिलीवरी भी करवाई। तो इनकी तादाद कितनी थी और उस वक्त क्या आपको डर नहीं लगा ऐसा करने में? मैम, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इसमें अपने इस फंक्शन के लिए इनवाइट करने के लिए। मैं आपसे सबसे पहले लेके जाऊंगी जब ये कोरोना वायरस एक्चुअली हमारी कंट्री में आया था। दैट वाज 2020 एंड इट वाज मार्च, जब हमें कुछ नहीं पता था इस वायरस के बारे में। हमें पता नहीं था कि किस तरीके से, सबको ये लगता था कि शायद आप दूर से 10 किलोमीटर कोरोना का पेशेंट देखेंगे तो शायद आपको कोरोना हो जाएगा। और तब ऐसा टाइम था जब बिल्कुल। तानिया कक्कर, आप बोल सकती हैं। शायद फ्रीज हो गया, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार ऐसी जो स्टोरीज हैं, जो कहानियां हैं ना, जो लोगों को भी बेदार करती हैं और जज्बे से
इंसानियत के जज्बे से सरशार करती हैं, ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो ये तमाम तस्वीरें हैं। डे टू डे रूटीन में भी लोगों से कहा जाता है कि आपको हेल्प करने के लिए कोई जरिया नहीं चाहिए होता है, ना सिर्फ पैसों पर आप इन्हिसार कर सकते हैं, बल्कि छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए आप लोगों की मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबान को आज हमें सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के दौर में उन्होंने लोगों को इतनी हेल्प की। वैसे तो आम दिनों में वो तमाम लोगों की, तमाम मरीजों की हेल्प करते ही हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो जो बीमार इंसान है उनको बचाया नहीं जा सकता था। डॉक्टर सोहराब खान का भी जिक्र मैं कर लेती हूं, क्योंकि प्रोफेसर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जामिया हमदर्द में आप से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहराब खान साहब। उम्मीद है कि आप से आज बातचीत हो पाएगी, गुफ्तगू हो पाएगी। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खैरियत से होंगे और सेहतमंद तो होंगे, क्योंकि सेहतमंद के टिप्स तो आप सभी को देते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं, लोगों को देते होंगे, अजीज और कारिब को देते हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि आप ये बताएं कि एक आम इंसान को फिट रहने के लिए, मरीजों के हवाले से मैं बातचीत करूंगी बाद में, लेकिन चूंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, तो आप हमारे जिस्मानी जो पुर्जे हैं ना, उसको पूरी तरीके से आप समझते हैं। तो एक इंसान को फिट रहने के लिए और रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी, सबसे बड़ी बात तो ये कोरोना, जो असल में कोरोना ने हिंदुस्तान के, मेरे ख्याल से हर इंसान को इसने अफेक्ट किया। बहुत लोगों ने टेस्ट कराए और उनको लगा वो पॉजिटिव हुए। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया उनको भी कहीं ना कहीं से कोरोना ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट किया, है ना। बिल्कुल। और उसका सबसे बड़ा जो असर पड़ा वो हमारे लंग्स पे पड़ा, है ना। लंग्स हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम जो चलते हैं फिरते हैं, हम कुछ भी करते हैं ना, तो उसमें लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जो ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी का फ्यूल है, जो हमें चलाता है, जो हमको एनर्जी देता है, उसका इंतजाम लंग्स करता है। और इस कोरोना ने सबके लंग्स को बहुत बुरी तरह अफेक्टेड किया है। तो लंग्स की हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत मुफीद दवा है। अगर वो कुछ एक्सरसाइज होती है लंग्स के लिए, ऐसी एक्सरसाइज होती है जो हम जिसपे सिर्फ अपने हम लंग्स और हार्ट को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो आज के दौर में अगर अपने लंग्स और हार्ट को हम एक्सरसाइज करके स्ट्रॉन्ग कर पाए, और कुछ ऐसे गिजाएं हैं जो हमें हार्ट को, लंग को नुकसान करती है, स्मोकिंग है, उनको छोड़ के ऑलरेडी, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन, उसके ऊपर कोरोना, तो दोनों चीजों ने हमारे खासकर दिल्ली के लोगों के लंग्स को इतनी बुरी तरह अफेक्टेड किया है कि कहते हैं सोने पे सुहागा। एक तो ऑलरेडी पोल्यूशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन की वजह से हमारा लंग ऑलरेडी डिप्राइव था, अफेक्टेड था, ऊपर से इस कोरोना ने उस लंग को और कमजोर कर दिया। तो अभी हम सबको जरूरत है कि हम अपने लंग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, लंग्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कि किस तरह से हम अपने लंग्स को स्ट्रेंथन कर पाए। तो लंग्स अगर हमारा फिट हो गया तो लंग्स की फिटनेस विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अदर स्ट्रक्चर। लंग्स की हेल्थ बहुत जरूरी है, जो कि कोरोना से अफेक्टेड हुई है। तो हम सब अगर जो है एक्सरसाइज करें और तो हम अपनी बॉडी की फिटनेस को। तो अभी एक्सरसाइज की आप बात कर रहे हैं, किस तरह की एक्सरसाइज पर आते हैं? और साथ ही आपने कहा कि दिल्ली की पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है हम ये जानते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को भी कई बार मुदाखलत करना पड़ता है। दिल्ली का जब पॉल्यूशन लेवल हद से गिर जाता है तो कई बार हमने देखा है कि रियासतों के दरमियान रस्साकशी भी चलती है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली का पॉल्यूशन अच्छा नहीं है, तो जब पॉल्यूशन अच्छा नहीं और एक्सरसाइज उसी पॉल्यूशन में कर रहे हैं तो क्या उन्हें फ्रेश एयर मिल पाएगी? फ्रेश एयर की बात यह है कि आप देखें दिल्ली के हर इलाके के आसपास एक पार्क जरूर है ना। तो एक्सरसाइज कोशिश करें कि एक्सरसाइज घर के अंदर ना करें, क्योंकि घर में बहुत पोल्यूशन है। तो आप थोड़ा एफर्ट लगाएं। हमने देखा है कि हर कॉलोनी के आसपास जो है वो छोटे मोटे पार्क जरूर हैं। आप ओपन एयर में एक्सरसाइज करें और कोशिश करें आप एरोबिक एक्सरसाइज करने की, है ना। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करें, वेट ट्रेनिंग ना करें, डंबल ना करें, आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, वॉकिंग करें, है ना, जॉगिंग करें। ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपकी फ्रेश एयर में हो। और हमने देखा दिल्ली एक ऐसा कंजेस्टेड इलाका नहीं है, दिल्ली एक ऐसी जगह पे है जहां पे आपको कुछ ऐसी जगह जहां पे बिल्कुल फील गांव वाली आएगी, है ना। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे इलाके आपके घर के आसपास जरूर मिल जाएंगे, है ना। अगर किसी को मजबूरी नहीं मिलता तो एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा प्लान करें कि दे शुड हैव आउटिंग प्लान, वो फैमिली को लेकर बाहर जाएं, वहां पे खासकर धूप का एक्सपोजर और साथ में साफ हवा तो बहुत जरूरी है जी। तो अगर कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते, घरों में ही मैट बिछा के वो एक्सरसाइज करने लगते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो या फिर मेडिटेशन हो, तो क्या इससे उन्हें उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना वो बाहर से हासिल करेंगे किसी पार्क या बागीचे वाले एरिया में? जो हमारा घर है खासकर दिल्ली में डेंस पॉपुलेशन, बहुत डेंस है मैम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डेंस पॉपुलेशन में? एक तो आपको सूरज की रोशनी नहीं मिलती, सेकेंडली क्या होता है आपको फ्रेश एयर नहीं मिलती।
तो अगर जी। आपको घर में मजबूरी, तो आप घर के कमरों के अंदर, रमजान है, रमजान में ठीक है आप एसी में एक्सरसाइज करें, लेकिन रमजान के बाद इफ यू वांट टू प्लान एक्सरसाइज, एटलीस्ट घर की छत पे जाएं। मैम ओपन एक्सरसाइज वेरी मच रिक्वायर्ड देन क्लोज, है ना। ओपन एक्सरसाइज ज्यादा फायदा करेगी, क्योंकि हमें अपनी खुला body की माहौल, body- खुला मौसम और खुला आसमान, ये कहें तो गलत नहीं होगा। आप, जी, जी, मैं जी। ये भी समझना चाहूंगी, चूंकि आप एक्सरसाइज की आप बात कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं आप, और आम डे टू डे लाइफ में हम ये देखते हैं कि जो ऑफिस गोइंग लोग हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनके बॉडी के कई ऐसे पार्ट्स हैं जो जवाब देने लगते हैं, पेन होने लगता है उसमें, तब फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, वहां दिखाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि अच्छा इस वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हुई जो नहीं मिलती थी, उन्हें विटामिन डी नहीं मिलता था, या बैक में प्रॉब्लम होगी, या घुटनों में प्रॉब्लम है, या टखनों में प्रॉब्लम है। तो इन तमाम चीजों को फिट रखने के लिए डेली एक इंसान को क्या करना है, खासकर जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए, और जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम बहुत बहुत आसान है। सबसे बड़ा फार्मूला है कि आप किसी एक पोजीशन में बहुत देर न रहें। मान फर्ज करिए मैं आपसे बैठता हूं ना, जी। अगर मेरी सिटिंग जॉब है 8 घंटे की, तो मुझे कोशिश करना है कि हर आधे घंटे पे 40 मिनट में मुझे सिर्फ एक मरतबा उठना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, ओह। एक आधे मिनट के लिए उठना है, फिर बैठ जाना है। तो आधा मिनट विल नॉट हार्म योर वर्क, ओके, इट विल नॉट अफेक्ट योर वर्क। तो अगर आज हम अपनी जिंदगी से हर आधे घंटे पे आधा मिनट निकाल सकते हैं, और हम जिस जिस पोजीशन में हो, अगर खड़े हुए हैं बैठ जाएं, बैठे हुए खड़े हो जाएं। मेन मकसद ये है कि हमारी बॉडी जो एक तरह के काम कर रही है, हमें उसको चेंज करना है। उससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर बहुत देर से काम कर रहा था उसे रेस्ट मिल जाएगा। फर्स्ट करिए कोई दौड़ रहा हो, अगर 2 मिनट बैठ जाए तो वो और दौड़ लेगा, अगर दौड़ता रहेगा तो क्या वो गिर जाएगा। सेम एज हम जब बैठे होते हैं तो हमारी एक पोजीशन में मसल दबी होती है, कोई मसल खिंची होती है, तो दोनों आपस में इम्बैलेंस कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें हम, एक तो अगर हम सुबह एक्सरसाइज कर पाए, सुबह उठ के थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करें ना, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, अंगड़ाई लें। अंगड़ाई सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो हम आजकल नहीं करते। हम सुबह उठ के जल्दी में होते हैं, रश कर रहे होते हैं, जल्दी ऑफिस भागना है, नहाना है, धोना है, लेकिन पहले हम अपने बचपन में उठते थे, पहले 2 मिनट अंगड़ाई ले लेते थे। Yes. तो अंगड़ाई वेरी गुड काइंड ऑफ ये एक्सरसाइज। तमाम चीजें हिंदी में कहते हैं ना, विलुप्त हो रही है, गायब हो रही है, देखने को नहीं मिलती अब। जी जी हाँ, गायब हो रही। तो अंगड़ाई बहुत अच्छी चीज है, और खासकर ऑफिस में भी अगर आप बैठे हैं, अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई नहीं है, खासकर लेडीज, तो जब देखें तो अपने आप उठ के अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेच करें, पूरा हाथ ऊपर ले जाए, पैर को नीचे फेंकें, बॉडी को स्ट्रेच करें। क्योंकि होता क्या है, जब हम झुक के बैठते हैं ना, पूरी बॉडी श्रिंक होती है। श्रिंक से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पे ब्लड फ्लो अच्छी तरह नहीं होगा। जब बॉडी स्ट्रेच होती है तो क्या होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो इट कैन एब्जॉर्ब ब्लड इजिली। तो सारा मसला ब्लड के आने आने का है। अगर खून आएगा तो चीजें नरिश रहेंगी। होता क्या है, जब बहुत देर तक हम बैठे होते हैं ना, तो उन इलाकों में प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हार्ट का प्रेशर ब्लड पंप कर रहा होता है, द मसल प्रेशर कैन इंक्रीज ओवर द प्रेशर ऑफ द हार्ट, और वहां खून नहीं आता। सारी चीज जो बॉडी में सप्लाई होती है वो खून के जरिए होती है। तो अगर खून नहीं जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, और फिर आपको बीमारी होगी। तो सबसे बड़ा इलाज क्या है कि आप अगर एक्सरसाइज ना प्लान कर पाए, आप फिजिकल फ्रीक नहीं है, तो कम से कम इतना तो करें कि एक तो अपना पोस्चर मेंटेन रखें कि कैसे कुर्सी बैठना है। जी बिल्कुल, ये पॉस्चरिंग की बात है। मैं आपसे जुड़ूंगी, एक और खास मेहमान हमारे साथ शुरुआत में ही जुड़ी हुई थी। सोराब साहब, मैं आपका रुख करूंगी, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर दूसरे विंडो में देख पा रहे हैं, डॉक्टर तानिया कक्कर इनका नाम है, और जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर तानिया, आप मुझे सुन पा रही होंगी तो अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए जो उस वक्त आप कहना चाह रही थी। कोरोना दौर का जिक्र हमने किया था और आपकी इमेजेस लोगों को दिखवाई थी, जो आप कोरोना दौर में लोगों हामला खवातीन की जो डिलीवरी करते हुए, तो मैंने पूछा था नंबर कितने थे, अगर कुछ बता पाए इस हवाले से। तो मैडम, नंबर का तो हमने काउंट रखा ही नहीं कभी, ठीक है, जो आता गया उसे डिलीवर करते गए। मैंने आपको जैसे बताया, मैम मैं आपको ऑडिबल हूँ? यस, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, तो हम नंबर का मैम हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वट एवर पेशेंट केम आवर वे, हमने उनका ट्रीटमेंट किया, डिलीवर किया। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब कोविड के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, हमारे पास पेशेंट आते थे सस्पेक्ट, खांसी जुकाम, पता नहीं है कि इनको कोविड है, तो घर से हमें फोन आता था, मैडम एक सस्पेक्ट पेशेंट आ गया है, सिजेरियन करना है, नॉर्मल डिलीवरी करनी है। फिर इंसान सोचे, अब सारी दुनिया अपने घर में बैठी है, पता है कि कोविड है, बाहर नहीं निकलना है, बट हम किसको बोलेंगे कि कोविड है? हम किसी को नहीं बोल सकते, बिकॉज वी हैव टू गो। हमें उस पेशेंट की जान बचानी है, और उसके पेट के अंदर जो एक छोटी नन्ही जान है जिसको अभी बाहर आने का मौका मिलना है, तो उसे बचाना है जाके। सो वी कैन नॉट थिंक, हम सोच ही नहीं सकते कि हम नहीं जाएंगे।
बट वी हैव टू थिंक कि अब हमने अपने आप को बचाना किस तरीके से। आपको पता होना कि मेरा एक छोटा बच्चा है, ही वॉज 9 years एट द टाइम जब मैं कोविड से साथ जुड़ गई थी। तो मैंने अपने बेटे को बोल के आना, बेटा मैं एक सस्पेक्ट का सिजेरियन करने जा रही हूँ। तो हमारे में होता था कि हम सिजेरियन करते थे, उसके बाद पेशेंट का टेस्ट जाता था और उसकी रिपोर्ट 8 से 10 घंटे के बाद आती थी। सिजेरियन करके कहाँ जाना है, मतलब यू डोंट हैव एनी प्लेस टू गो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका पेशेंट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। बिल्कुल। तो मैंने अपने हस्बैंड से फोन पे बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने सिजेरियन कर लिया है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ घर आऊं। उसने मेरे हस्बैंड ही वाज सो कोऑपरेटिव, ही वुड से तुम घर आ जाओ, जो भी होगा हम फेस करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो देन आई वुड गो होम। वो दोनों मेरे पाँव की तरफ सोते थे और मैं दूसरी तरफ सोती थी। तो बेटा मुझे पूछता था, मम्मा उस तरफ क्यों सो रही हो? मैंने बोला बेटा पेशेंट की रिपोर्ट नहीं आई है। तो उसने बोला कि मम्मा कब तक रिपोर्ट आएगी? देन आई वुड टेल कि कल मॉर्निंग तक रिपोर्ट आएगी। तो मॉर्निंग तक हमारी सारी फैमिली में इतना स्ट्रेस रहता था कि क्या रिपोर्ट आएगी, और मॉर्निंग में जब नेगेटिव आती थी हमें लगता था हम एग्जाम पास कर चुके हैं। सो मतलब इट वाज सो टफ, इतना टफ, कुछ कहने की बात नहीं। सच्ची में ना लाइफ हमारी ऐसे जैसे एक मौकरी बन गई थी। तो हर रोज जब मैं जाती थी शाम को बेटा पूछता था, मम्मा कब आएगी रिपोर्ट, कब आओगी मेरे पास सोने के लिए? तो मतलब लाइक इट इज सो डिफिकल्ट, बट लेकिन आई वुड टेल यू हम डॉक्टर्स ने एक कदम कभी पीछे नहीं लिया कि ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, हमने इसको देखना नहीं है, ये पेशेंट ऐसा है हमें इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। और ये ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, शुरुआत में साइंस को भी नहीं पता था, लेकिन फेस करने के लिए तमाम डॉक्टर्स थे। कई ऐसे डॉक्टर्स भी हमने देखे जिन्होंने जान भी अपनी गंवाई। उनको लेकर हम लोगों की तरफ से खराज क़ीदत भी पेश किया जाता रहा है। कई मौके पे हमने देखा पीएम की तरफ से भी इस हवाले से इज़हार ख्याल भी किया जाता रहा है। डॉक्टर तानिया कक्कर, मैं आपके पास आऊँ क्योंकि अभी प्रोफेसर सोराब साहब हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जामिया हमदर्द में प्रोफेसर हैं आप, उनसे भी बातचीत हो रही है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही होंगी तो ये बताइएगा कि ऑब्स्टेट्रिक्स, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है, बता पाएँ तो आप। आवाज सुन पा रही हूं तो शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर सोराब, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। आपसे बात हो रही थी कि एक्सरसाइज को लेकर, और एक्सरसाइज आपने कहा कि खुले आसमान के नीचे करनी चाहिए अगर घर से बाहर नहीं निकल पाता है कोई, अगर डेली वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है तो क्या हफ्ते में 1-2 बार वो करते हैं तो क्या उन्हें उतना इंटेक मिल जाएगा जितना उनकी बॉडी को जरूरत है? हाँ बिल्कुल, एक वर्ड WHO का वह है, एक एवरेज एक्सरसाइज आपको इतने मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते में करनी है, ठीक मैम। तो अगर आप हेल्दी हैं, अगर हफ्ते में 1-2 बार एक्सरसाइज भी करते हैं मैम, तो दैट इज मोर देन इनफ। ओके, अगर आप अपने, खासकर सबसे बड़ा इलाज मैम क्या, एहतियात। एहतियात सबसे बड़ी चीज क्या है, पोस्चरल करेक्शन। अगर आपके उठने बैठने का तरीका सही है तो आपकी बॉडी सेफ है, और उसके ऊपर अगर आपने हफ्ते में 1 या 2 बार एक्सरसाइज भी करी अपने लिए आधे घंटा 1 घंटे के लिए, तो समझ लीजिए यू विल बी रिमेन हेल्दी। ओके, तो उसके लिए क्या है कि आप कभी भी एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और अपना उसको काम बताएं दिन भर का, आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, फिर वो आपके लिए जो है आपका पोस्चर, खासकर एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, आप अपने ऑफिस में कैसे बैठते हैं, आपके ऑफिस में क्या स्ट्रक्चर है, तो ही विल हेल्प यू टू डिजाइन योर ऑफिस एज वेल एज ही विल गाइड योर बॉडी टू हाउ टू मेंटेन पोस्चर। ओके, तो आपको अपना पोस्चर कैसे मेंटेन करना है और आपका ऑफिस में जो चीजें वो कैसे रखनी है जिससे कि आपकी बॉडी पे स्ट्रेस कम पड़े। तो अगर आपकी स्थिति ठीक है तो हफ्ते में अगर आप एक्सरसाइज 1-2 बार भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा इंशाल्लाह हेल्दी रहेंगे। जी। और फिजियोथेरेपिस्ट के पास तब लोग जब जाते हैं जब उनके हाथ से तमाम चीजें निकल जाती हैं। ये उमूमन हमने देखा है कि कंट्रोल सिचुएशन जो होती है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसके बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट पे जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। तो जो मरीज आपके पास आते हैं उन्हें क्या आप मशवरा देते हैं कि डेली रूटीन में अगर आप इन तमाम चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं होगी? मैम इसे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पूरी ओवरऑल हेल्थ केयर के लिए है कि अगर हम, खासकर हिंदुस्तान में क्या है कि हमारे अंदर जो है ट्रेनिंग का जज्बा नहीं, हम अपने आप को कभी जब तक हम हेल्दी है ना, हम कभी भी अस्पताल का डॉक्टर रुख नहीं करते। जबकि होना चाहिए कि जब हम हेल्दी हो तो कम से कम 4-6 महीने में एक मरतबा जाके पूरी बॉडी चेकअप करा दें, है ना। तो उससे क्या होगा कि अगर चीजें छोटे लेवल पे होंगी वो डायग्नोज हो जाएंगी और उसका बहुत आसानी से बहुत कम वक्त में इलाज हो जाएगा। लेकिन होता क्या हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है कि हर इंसान पहली बात तो डॉक्टर है, फिर क्या होता है उसका हर पड़ोसी डॉक्टर है, कुछ भी होगा तो अगला आदमी उसको, चाहे वो कभी उसने मेडिकल साइंस की न पढ़ी हो, लेकिन वो आपको एडवाइस जरूर करेगा, है ना, दवाओं का एडवाइस भी कर देगा। हाँ, तो उसमें होता क्या है मैम कि कभी कभी चीजें ठीक होती है, मैक्सिमम कंडीशन में चीजें खराब हो जाती हैं।
गलत एडवाइस से क्या होता है कि चीजें जो बड़ी लाइट हल्की थी वो क्रॉनिक बन जाती हैं और इनकरेबल बन जाती हैं, उसका खर्चा बहुत हो जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है बेहतर होगा कि आप हमेशा जब भी आपको कोई दिक्कत हो ना हो, आप कोशिश करेंगे 6 महीने में एक बार अपने आप को जरूर चेकअप कराएं, अपना इंटरनल चेकअप और एक्सटर्नल चेकअप। ये पॉस्चर के ताल्लुक से हम ये देखते हैं डॉक्टर सोराब साहब, आपने भी इसे नोटिस किया होगा कि जो रूरल एरियाज, देही इलाके रहते हैं, वहां इस तरह की दिक्कतें लोगों में नहीं आती हैं। ये शहरी इलाके जो है ना, वहां पर ही इस तरह की दिक्कतें आती हैं। शहरी में दिक्कत कहाँ पे इसका है? रीजन क्या है मैम, उसका एक बड़ी वजह है स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस क्या होता है मैम कि अगर आपका दिमाग काम कर रहा है ना, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का वैल्यूम है वो कांस्टेंट है, और ब्लड इज द ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन, सब जगह खुराक ले जा रहा है। अगर दिमाग काम पे लगा है तो ज्यादा खुराक उसको मिलेगी। तो होता क्या है, बाकी चीजें खुराक कम मिलती है ना, तो उससे क्या होता है कि वो अगर जो नीचे के स्ट्रक्चर, हाथ पैर हैं, अगर उनको खुराक कम मिलेगी ब्लड के फॉर्म में, तो धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएंगे। तो मेंटल स्ट्रेस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मोर प्रॉब्लम अमंग यंगर अर्बन पॉपुलेशन। गाँव के लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं। फिजिकली एक्टिव होने से क्या होता है कि उनके जोड़ों में, कमर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे यहाँ क्या होता है, शहरों में मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग इन सिटिंग पोजीशन, और सिटिंग पोजीशन हम कहते हैं, अभी तो रिसर्च कहती है कि सिटिंग पोजीशन इज मोर डेंजरस देन द स्मोकिंग। सिटिंग इज गिविंग यू मोर डेंजर, मोर प्रॉब्लम। कितनी बड़ी बात कही नाज़रीन की जो सिटिंग पोजीशन होता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि सिटिंग पोजीशन में रहकर यानी बैठकर वो काम को अंजाम देते हैं। तो अभी सोराब साहब ने कहा कि ये स्मोकिंग से भी डेंजरस है। कई सारे लोग इसी नोट के साथ मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब साहब, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और मशवरों से नवाजने के लिए। साथ ही डॉक्टर तानिया कक्कर, आपसे सही तरीके से बात नहीं हो पाई, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस शो का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।